कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय छत्तीसगढ़ के सबसे कद्दावर कांग्रेसी भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को आम जनता किस नजरिए से देखती है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप, किसने फांसा किसने फंसाया, कौन दोषी कौन निर्दोष चलता रहेगा। जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है और जैसा ईडी की दलीलें हैं, उस मुताबिक शराब के सिंडिकेट से चैतन्य बघेल को 1000 करोड़ रुपए मिले हैं। 1000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहा हूं, आप चाहें तो बड़े अखबार और पोर्टल्स देख सकते हैं। बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी दुर्ग के एक व्यापारी लक्ष्मी नारायण बघेल, जिन्हें पप्पू बघेल के नाम से ज्यादा जाना जाता है, ने इस बात को कहा है। मतलब पप्पू ने यह ईडी से कहा है। ईडी के अनुसार पप्पू ने बताया है कि इन 1000 करोड़ रुपए को दोनों ने मिलकर इधर उधर किया है। अब ये भी बात है कि चलो मान लेते हैं कि चैतन्य को 1000 करोड़ रुपए शराब सिंडिकेट के जरिए मिले, जो कि ब्लैक मनी है, तो फिर इसे चैतन्य ने लगाया कहां? आजकल तो छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन पर भी सरकार की नज़र होती है, फिर तो 1000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें ईडी के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल ने कुम्हारी में 1300 करोड़ का विट्ठल ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट डेवलप किया है। अखबारों में इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के कथित तौर पर ईडी के सामने कबूलनामे के आधार पर छापा है कि के श्रीवास्तव, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तांत्रिक भी हैं, उसने ईडी से कहा है कि मुझे चैतन्य से 100 करोड़ रुपए मिले। इसी तरह यह भी बताया गया है कि दुर्ग के सराफा कारोबारी को चैतन्य से 5 करोड़ रुपए बिना ब्याज के मिले। अब ईडी के आरोपों के आधार पर अगर एक स्टोरी प्लॉट तैयार किया जाए तो ये ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री के बेटे को शराब सिंडिकेट से 1000 करोड़ रुपए मिलते हैं और वो उस ब्लैक को व्हाइट करने के लिए बिना ब्याज के उधार बांटता फिरता है। मेन मीडिया ने इस तरह के तथ्य तो दिए हैं, लेकिन वो पूरे मामले को सरलता से समझा नहीं पाए हैं। मैंने जो आपको बताया वो मीडिया में आए तथ्यों के आधार पर ही है। बात बड़ी सिंपल है कि रायपुर से शराब की ब्लैक मनी कई लोगों से होती हुई चैतन्य तक पहुंचती थी। ईडी का यह कहना और मानना है। अब देखिए कि अपने बेटे की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने क्या कहा। उन्होंने कहा, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं देता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी थी, और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की टीम छापामारी कर रही है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। अब ये किस तरह का बयान हुआ? क्या इस बयान का कोई अर्थ निकलता है? बातें इमोशनल जरूर हैं, लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं है। तर्क केवल इतना था कि पहले उनके जन्मदिन और अब उनके बेटे के जन्मदिन पर ही ईडी क्यों आधम की। वाकई टाइमिंग से जुड़ी ये बात बहुत बड़ी है। ईडी ने क्या जानबूझकर ऐसे महत्वपूर्ण दिन चुने? क्या इस तरह पहले पिता और अब बेटे को ईडी द्वारा हैप्पी बर्थडे बोलने के पीछे कोई मकसद था? क्योंकि देश भर में विपक्ष कुछ कर पाया हो ना हो, अब तक यह तो उसने साबित कर दिया है कि सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। क्या आप इसे बदले की कार्रवाई कह सकते हैं? क्या राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को लगातार इनपुट भेजा जा रहा है कि भूपेश बघेल के अपने खुद के बनाए नेटवर्क की पड़ताल करो? कांग्रेस राज में बड़ी गफलतें हुई। अगर ऐसा है तो जिस तरह मीडिया में ईडी की दलीलें छपी है, उससे लगता है भूपेश बघेल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा करने के लिए वास्तव में ईडी को बहुत पुख्ता सबूत जुटाने होंगे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसे केंद्र से हरी झंडी चाहिए होगी, क्योंकि भूपेश बघेल का गिरफ्तार होना एक बड़ी राजनीतिक घटना बन जाएगा। ईडी ने जिस तरह के तथ्य मीडिया को मुहैया कराए हैं, भूपेश बघेल ने यह नहीं किया है। अगर मीडिया ईडी के कथित सबूतों को खबर बनाकर प्रस्तुत कर रहा है, तो भूपेश अपने और अपने बेटे पर लगे इल्जामों को झूठ करार देते सबूत मीडिया के सामने ला सकते हैं। पूरा मामला तो यही है ना कि पैसे कहां से आए और कहां गए। तो इसमें भूपेश बघेल किस तरह से जनता की अदालत में तथ्यों के साथ अपने को निर्दोष साबित कर सकते हैं, उसकी रणनीति उन्हें स्वयं को बनानी होगी। कोरे बयानों से कुछ ना होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुझे निशाना बना रहे हैं। अब चलते हैं अभी आम जनता की राय पर, यानी वो लोग जिनका भाजपा या कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। जहां कांग्रेस एक और अपने विरोध प्रदर्शन को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तक में हाईलाइट कर रही है, वहीं भाजपा ने अपने ट्विटर यानी एक्स पर किए गए पोस्ट को वायरल कराया है, जो केवल 4 शब्दों का है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। लेकिन जो लोग न्यूट्रल हैं और जो फेसबुक आदि पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, या फिर वो लोग जो औपचारिक तौर पर लेखक, विचारक, टिप्पणीकार नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिनकी टिप्पणियों से आम राय बनती है, उनमें कहीं आपको भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी और खास चैतन्य बघेल के जन्मदिन के
दिन गिरफ्तारी को लेकर सहानुभूति नजर नहीं आएगी। उल्टे गिरफ्तारी को सही ठहराती पोस्ट जरूर मिल जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया पर दलगत लोगों से अलग आमजन ने इस मामले में ज़्यादा कुछ लिखने से परहेज ही किया है। फिर भी आप सोशल मीडिया का नजरी मुआयना ही करेंगे तो पाएंगे कि भूपेश बघेल और कांग्रेस को समर्थन नहीं है। यह कड़वी बात है, कांग्रेसियों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन यही सच है। इससे क्या समझे? क्या कांग्रेस ने राज्य में आमजन का समर्थन बिल्कुल ही खो दिया है? क्या आम लोग मानते हैं कि कांग्रेस राज्य में शराब समेत बहुत सारे घोटाले हुए और ईडी जो कर रही है सही कर रही है? कांग्रेस के थिंक टैंक को कोई भी आंदोलन करने से पहले यह सोचना होगा कि आमजन उसके समर्थन में कितने हैं। उसे आम लोगों से पूछना चाहिए, तब जाकर आक्रामकता दिखानी चाहिए। उग्र प्रदर्शन कांग्रेस के पक्ष को डैमेज ही करेंगे। कांग्रेस को तथ्यों के साथ प्रस्तुत होना होगा। जैसे ईडी बयानों के आधार पर सबूत गिना रही है, कांग्रेस को भी बताना होगा कि जिस शराब घोटाले की बात हो रही है वो हुआ ही नहीं। यही कांग्रेस का पक्ष कमजोर पड़ता है। अव्वल तो उसे साबित करना होगा कि शराब घोटाला नहीं हुआ है। कांग्रेस अगर खुद मान लेती कि शराब घोटाला हुआ है तो फिर आम लोग तो यही मानेंगे कि अगर हुआ है तो इसके पहले जिम्मेदार भूपेश बघेल हैं, क्योंकि वही कांग्रेस सरकार के मुखिया थे। शराब घोटाले में जिनके नाम भी आ रहे हैं वो सारे के सारे भूपेश बघेल के ही करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस का करीबी होने और भूपेश का करीबी होने में अंतर है, यह समझने वाली बात है। अब आप चाहे तो इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि गिरफ्तारी के दूसरे दिन हुई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल अपनी बातों में वजन डालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मीडिया के सामने उनका निशाना सीधे प्रधानमंत्री थे। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह भगत आपसी बातचीत में हंसते दिखे। अब इसे क्या समझा जाए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि ये किस तरफ इशारा करता है, कौन किसके साथ है, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। राजनीति की और भी बातें हम करेंगे आने वाले वीडियोस में। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार। मैं आपका देवव्रत।